हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। आज हम पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि ये सभी पदार्थ की अवस्थाएं किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न है, इनके आपस की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, सबसे पहले अगर हम अपने चारों तरफ देखते हैं तो पदार्थ की मोटे तौर पर तीन अवस्थाएं अपने को देखने को मिलती है। पहली जो अवस्था है वो है ठोस, दूसरी जो अवस्था है वो है द्रव और तीसरी है गैस। देखिए, ये आपस में किस प्रकार से भिन्न है, तो हम इनको इनकी विशेषताओं के रूप में पढ़ेंगे। तो पहली विशेषता देखिए, ठोस के अणु जो वो बहुत पास पास होते हैं। तो हम देखते भी हैं अपने आसपास जितने भी ठोस होते हैं वो दृढ़ होते हैं। उसका कारण क्या है कि ठोसों के अणु जो वो बहुत बहुत ही पास पास होते हैं, जबकि द्रव की बात करें तो द्रव के अणु जो वो ठोसों के मुकाबले थोड़े दूर दूर होते हैं, जबकि गैसों में सर्वाधिक दूरी पर ये अणु जो वो एक दूसरे से स्थित होते हैं। आइए अगली विशेषता की बात करते हैं। अगली विशेषता देखिए, अणुओं का स्थान निश्चित होता है। ठोस के अणुओं की बात करें तो ठोस के अणु जो वो एक ही स्थान पर होते हैं, उनके स्थान में बदलाव नहीं होता है, जबकि द्रव और गैस के अणु जो वो उनका स्थान निश्चित नहीं होता है। अगला देखिए, ठोस के अणुओं की गतिज ऊर्जा जो वो न्यूनतम होती है। ठोस के जो अणु होते हैं उनकी गतिज ऊर्जा क्या होती है? न्यूनतम होती है। जबकि द्रव की बात करें तो ठोसों के मुकाबले मध्यम होती है और सर्वाधिक गतिज ऊर्जा जो वो गैस के अणुओं की होती है। यही कारण होता है कि जब हम गैस को किसी बंद कमरे में छोड़ते हैं तो वो पूरी तरह से पूरे कमरे में फैल जाती है। अगली विशेषता देखिए आप, ये हम अपने दैनिक जीवन में अनुभव कर सकते हैं कि ठोसों का आकार जो वो निश्चित होता है। जैसे मान लीजिए ईंट है, आपकी किताब है, टेबल है, वो सभी का आकार क्या होता है? निश्चित होता है। जबकि हम बात करें द्रव्य की तो द्रव्य का आकार जो वो निश्चित नहीं होता है, यानी द्रव्य जो है वो किसी भी पात्र का आकार ग्रहण कर लेते हैं। इसी प्रकार गैस की बात करें तो गैसों का भी आकार जो वो निश्चित नहीं होता है और वो भी पात्र का आकार क्या कर लेते हैं? ग्रहण कर लेते हैं। अगली विशेषता देखिए, आयतन की बात करें तो आयतन जो है ठोसों का निश्चित होता है, क्योंकि इनका आकार नहीं बदलता तो आयतन भी वो निश्चित रहता है। इसी प्रकार द्रव्य की भी बात करें तो द्रव्य का आयतन जो वो निश्चित होता है। जैसे मान लीजिए आपने 1 लीटर पानी लिया है, तो 1 लीटर पानी आप जिस बर्तन में डालोगे वो उसका आकार ले लेगा, लेकिन उसका आयतन जो वो निश्चित रहेगा। जबकि हम बात करें गैसों की तो गैसों का जो आयतन है वो अनिश्चित होता है। अगली विशेषता देखिए, ठोसों की बात करें तो ठोसों में बहने का गुण नहीं होता है। ठीक है, ठोस को आप जहां रख दोगे वो वहीं पड़ा रहेगा। जबकि आप बात करें द्रव्य की, द्रव्य में बहने का गुण होता है और द्रव्य जो है वो ऊपर से नीचे की ओर बहते हैं। और ये हम अगर हम पानी को देखेंगे तो पानी में इस प्रकार की विशेषता पाई जाती है। बाकी द्रव्यों में भी ये विशेषता आपको देखने को मिलेगी। जबकि बात करें हम गैसों की तो गैस जो है वो सभी दिशाओं में बहती है। जब भी आप गैस को कहीं भी छोड़ोगे वो चारों दिशाओं में एक समान रूप से फैलती है। अगली विशेषता देखिए, घनत्व की बात करें तो ठोसों का घनत्व सर्वाधिक होता है। ठोसों के मुकाबले जो द्रव्य होते हैं वो उनका घनत्व थोड़ा कम होता है, जबकि सबसे कम घनत्व जो है वो होता है गैसों का। घनत्व का मतलब होता है द्रव्यमान बटे आयतन, यानी एकांक आयतन में कितना द्रव्यमान है। दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि ठोस है वो अधिक भारी होते हैं, जबकि द्रव्य उनसे हल्के होते हैं और सबसे अधिक जो हल्की है वो गैस होती है। अगली विशेषता देखिए आप, ऊष्मा द्वारा प्रसरण कम। इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी ठोस को गर्म करें तो उसका फैलाव जो है वो कम होता है, प्रसार कम होता है। जबकि अगर हम द्रव्य को गर्म करेंगे तो उनका फैलाव ज्यादा होगा। और गैसों की बात करें तो गैसें जो है वो ऊष्मा को पाकर, यानी गैसों को जब हम गर्म करते हैं तो वो सर्वाधिक फैलती है, क्योंकि गर्म करने से उन्हें ऊष्मा मिलती है, ऊष्मा से उन्हें ऊर्जा मिलती है और उसके कारण उनके कण जो है वो तीव्र गति से गति करते हैं। आगे देखिए, अगली विशेषता देखिए,
अगली विशेषता क्या कहती है, कणों के मध्य अंतर आणविक बल जो है वो सर्वाधिक होता है, क्योंकि हम देखते हैं कि कण जो है ठोसों में कण जो वो पास पास होते हैं और उसका ये कारण है कि उनके कणों के बीच में जो अंतर आणविक बल है वो सर्वाधिक लगता है। द्रव में उनके मुकाबले कुछ कम लगता है और सबसे कम अंतर आणविक बल जो है वो गैस कणों के मध्य लगता है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि प्रकृति में 3 प्रकार की जो अवस्थाएं हैं वो किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न है। उदाहरण की बात कर लेते हैं। उदाहरण देखिए आप, अगर हम बात करें उदाहरणों की तो उदाहरण में देखिए अपन बात कर चुके हैं ठोसों में। ठोस के उदाहरण देखें तो ईंट, टेबल, किताब आदि। जबकि हम द्रव्य की बात करें तो द्रव्य जो वो पानी, तेल आदि। इसी प्रकार गैसों में बात करें तो वायु जो वो सभी गैसों का मिश्रण है, और अगर पर्टिकुलर बात करें तो ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी क्या है गैसों के उदाहरण है। अब देखिए ये तो बात हो गई तीन पदार्थ की अवस्थाओं की जिन्हें हम आमतौर पर प्रकृति में पाते हैं। फिर देखिए अगली जो 2 अवस्थाएं उनकी बात और करेंगे, उनकी बात और अपन करना चाहेंगे और उनके बारे में अपने को पता भी होना चाहिए। तो देखिए अगली जो अवस्था है वो है प्लाज्मा। ठीक है, तो प्लाज्मा जो है वो पदार्थ की चौथी अवस्था कहलाती है। प्लाज्मा क्या है, पदार्थ की चौथी अवस्था है। और आपको बता दूं कि ये अवस्थाएं जो वो प्राकृतिक रूप से प्रकृति में विद्यमान नहीं है, इंसानों ने इसको बनाया है। फिर देखिए इस प्लाज्मा की जो पदार्थ की चौथी अवस्था, इसकी विशेषताएं क्या क्या है। एक तो इस अवस्था में कण जो वो अत्यधिक ऊर्जा वाले और अधिक उत्तेजित होते हैं। अत्यधिक ऊर्जा वाले और अत्यधिक उत्तेजित होते हैं, यानी इस अवस्था में कणों की ऊर्जा जो वो अधिक होती है और वो उत्तेजित अवस्था में होते हैं। दूसरे, इस अवस्था में कण जो वो आयनित गैस के रूप में रहते हैं। आयनित का मतलब होता है कि अगर कोई पदार्थ या कण जो है वो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करता है, जैसे मान लीजिए कि अगर वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो उस पर ऋणावेश आ जाता है, और अगर वो त्याग करता है तो धनावेश के रूप में, तो ऐसे को अपन क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। फिर एक चीज और अपने को ध्यान रखनी है, ये जो पदार्थ की चौथी अवस्था है इसका निर्माण अत्यंत उच्च तापमान पर होता है। यही कारण है कि जो तारे होते हैं उनके अंदर इस प्लाज्मा का जो वो निर्माण होता है, और इस उस ताप के कारण ही प्लाज्मा में जो है एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है। अगर हम बात करें उदाहरणों की तो नियोन बल्ब जो है उसके अंदर आपको प्लाज्मा अवस्था देखने को मिलती है। प्लाज्मा नियोन बल्ब में नियोन गैस भरी होती है। जब इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो वहां पर प्लाज्मा अवस्था जो वो उत्पन्न हो जाती है। इसी प्रकार के फ्लोरोसेंट ट्यूब जो होती है उसके अंदर हीलियम गैस भरी होती है, और इसमें भी हमें प्लाज्मा जो है वो देखने को मिलता है। तो ये सभी विशेषताएं अपने को ध्यान रखनी है। और क्या ध्यान रखना है कि प्लाज्मा जो है वो प्राकृतिक रूप से उपलब्ध नहीं है। अगली विशेषता देखिए आप, पदार्थ की जो 5वीं अवस्था है, पदार्थ की जो 5वीं अवस्था है उसको नाम दिया गया है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो कई बार फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, BEC क्या है, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ये पदार्थ की 5वीं अवस्था है और ये भी प्रकृति में नेचुरल रूप से हमें देखने को नहीं मिलती है। फिर भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस ने इसके बारे में सबसे पहले कैलकुलेशन की थी, और उन्हीं के आधार पर आइंस्टीन ने इस पदार्थ की 5वीं अवस्था की भविष्यवाणी की थी। तो हम इस बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट को किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, यानी वायु का जो घनत्व होता है उस वायु के 1,00,000वें भाग जितना अगर हम घनत्व कम कर दें और कम तापमान पर ठंडा करें, तब जाकर हमें पदार्थ की 5वीं अवस्था प्राप्त होती है। तो इस प्रकार हमने आज की क्लास में पदार्थ की 5 प्रकार की अवस्थाओं की बात करी। 3 प्रकार की अवस्थाएं हम आमतौर पर देखते हैं, बाकी ये दोनों अवस्थाएं जो वो प्रकृति में हमें देखने को नहीं मिलती है। तो आई होप कि आज की क्लास आपके लिए लाभदायक रही होगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।